हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस लेसन में हमें 5 किंगडम पढ़ने हैं। तो 5 किंगडम में से जो प्लांट और एनिमल है उन पे इंडिविजुअल चैप्टर्स है, तो इसमें ज्यादा उसके बारे में दे नहीं रखा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई वो बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। एंड इस चैप्टर में याद रखने वाली बहुत ज्यादा चीज है। अगर आप इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको याद रखना बहुत ज्यादा है। जैसे फंजाई में फर्दर 4 ग्रुप्स है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। और एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कि लाइक एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, उस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वैसे तो आपको याद रखना है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये है हमारे 5 किंगडम्स। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ था वो मैं नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज कुछ नहीं होता है उस पैराग्राफ में, वो आप खुद एनसीईआरटी से रीड कर लेना। ये टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। देखो, सबसे पहले तो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं। 2 टाइप के सेल टाइप्स है। पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप आपको डिफरेंस पता ही होगा, नहीं तो भी बता दूं। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स मतलब जिसमें जो न्यू क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जिसमें जेनेटिक मटेरियल कवर्ड नहीं है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल खुला ही होता है, जैसे डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड और बहुत ज्यादा अच्छे से पैक्ड होता है, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। नाउ प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो है मोनेरा, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेल्युलर होते हैं। देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया ये सब यूकैरियोटिक है। तो इनमें जो सेल्स होते हैं सिंगल यूनिट, वो सारी यूकैरियोटिक है। तो ये हो गया सेल टाइप। देन सेल वॉल। सेल वॉल का आपको याद रखना है कि किसकी कैसी बनी है। सबसे पहले तो एनिमल्स में होती ही नहीं है। एनिमल्स में देर इज नो सेल वॉल, तो हमारे सेल्स में भी कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, विच इज अ शुगर। ये हमारी 9th-10th की भी बुक्स में था। प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं होती। देखो, बेसिकली ना, प्रोटिस्टा इज लाइक अ डस्टबिन। वहां पे दिस किंगडम इज लिटरली लाइक अ डस्टबिन। लाइक वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो कोई और किंगडम में नहीं बैठता, वो सीधा प्रोटिस्टा में उसको डाल दिया जाता है। तो इसलिए प्रोटिस्टा की आपको ऐसे लाइक बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं दी होंगी, बिकॉज वहां पे बहुत डाइवर्सिफिकेशन है उस किंगडम के अंदर। देन है मोनेरा। मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, प्रोटीन्स उसकी बनी होती है सेल वॉल। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रोकैरियोट में मैंने बोला कि एब्सेंट है, इसलिए तो वो प्रोकैरियोट है, और बाकी सब में प्रेजेंट होंगे बिकॉज यहाँ पे सेल टाइप हमारा यूकैरियोटिक है। देन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेल्युलर है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सिंगल यूनिट का जो बॉडी होगा वो सिर्फ एक सेल है। देन प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर है, बिकॉज प्रोटिस्टा किंगडम का ये याद रखना आप कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाला है। और बाकी सारे जो यूकैरियोट्स है फिर वो फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया में आते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम फूड कैसे लेते हैं, वो मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स वो फूड कैसे लेते हैं, वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिल रही है। प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ये हमें पता है, राइट। फिर मतलब वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। वी आर हेटरोट्रोफ्स, हम दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। नाउ ऑटोट्रोफ्स में भी 2 टाइप होते हैं। एक तो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब प्लांट्स जो लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके अपना फूड बनाएंगे। फिर है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, जो लाइट, इनके पास ना, देखो, जो फोटोसिंथेटिक वाले ऑटोट्रोफ्स है उनके पास पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, तो लाइट को ट्रैप करके उनका एनर्जी से फूड बन जाता है। लेकिन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में लाइट को ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स नहीं है। तो ये क्या करता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ये खुद का फूड बनाते हैं। तो 2 टाइप के ऑटोट्रोफ्स हो गए, एक तो फोटोसिंथेटिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। देन हेटरोट्रोफ्स भी 2 टाइप के हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब वो हेटरोट्रोफ्स जो दूसरों पे डिपेंड है, लेकिन जो डेड मैटर पे डिपेंड होता है, जैसे डिकम्पोजर्स एंड ऑल। तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स या फिर डेड
प्लांट्स, तो उस मटेरियल पे ये फीड करते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और पैरासाइट जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे क्या बोलते हैं हम इसको, लाइसिस। लाइसिस भी हेटरोट्रोफ्स है, लेकिन वो पैरासिटिक हेटरोट्रोफ्स है, वो हमारे बालों में रहती है। वी आर वी आर अ लिविंग बीइंग, और वो हमारे बालों में रहती है। सो इसको ये हो गया पैरासिटिक। अब देखते हैं किसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोनेरा है ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा में सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी था, मोनेरा में सबसे ज्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलता है। डाइवर्स, ये पीवाई क्यू है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हमें देखने मिलेगा मोनेरा में। देखो, और फिर एक और क्वेश्चन था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसकी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ऐसे। तो जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइवर्स होगा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डाइवर्स होंगी, राइट। नाउ ऑटोट्रोफिक, इसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों मिलेंगे मोनेरा में। और हेट्रोट्रोफिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों मिलेंगे। तो सारे जितने मैंने 4 टाइप आपको एक्सप्लेन किए, ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोफ्स में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें मोनेरा में देखने मिल जाएंगे। फिर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। देन है फंजाई। फंजाई में हेट्रोट्रोफिक होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, दोनों टाइप के हमको देखने मिल जाएंगे। देन प्लांटे, ये तो पूरा ऑटोट्रोफिक है। एंड एनिमेलिया, ये है हेट्रोट्रोफिक। होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। देखो, होलोजोइक मतलब मुंह से फूड को इंजेस्ट करके, लाइक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फूड का, क्या बोलते हैं, फूड का पूरा प्रोसेसिंग होना, इसको बोलते हैं होलोजोइक में। और सैप्रोफिटिक मतलब आपको बताया मैंने। तो ये चार्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है R.H. Whitaker 1969 में proposed 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him includes cell structure. अभी देखो मेन क्राइटेरिया क्या था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये एनसीईआरटी की लाइनें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। मेन क्राइटेरिया क्या उसने लिया, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। देन हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेट, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा क्या? मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला ही नहीं कि फंजाई मल्टी सेल्यूलर होती है, लूज टिश्यूज, मतलब सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने मिल जाएगा, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बस टिश्यूज से बना है। ऑर्गन भी देखने मिल जाएगा, लाइक थोड़े बहुत ऑर्गन है ना, ऑर्गन सिस्टम भी देखने मिल जाएगा। तो अलग अलग ऐसे हमको ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया में देखने मिलेंगे। प्लांटे में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, वो एनिमल्स में होता है सिर्फ। और इधर फंजाई में तो मल्टी सेलुलर और टिश्यू लेवल। नेक्स्ट देखो, तो वही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी अभी हमने देखा, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की कौन सी स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से इवोल्यूशनरीली कनेक्टेड है एंसेस्टर्स की लेवल पे, राइट। तो वैसे उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। दो अलग अलग स्पीशीज में भी कनेक्शंस होते हैं। वी कनेक्ट विथ लाइक चूहों से हम कनेक्ट करते हैं, बिकॉज वो भी मैमल्स है, हम भी मैमल्स है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी कनेक्ट करते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। तो देखो, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी जितने भी सारे हमारे मेन किंगडम्स है उनको एक डोमेन में डाल दिया। तो ये 3 डोमेन सिस्टम हो गया था, मतलब इसमें 6 किंगडम्स हो रहे थे। यहाँ पे बोला है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिकॉज मोनेरा को 2 इसमें डिवाइड किया और बाकी चारों किंगडम्स। तो ऐसे नेक्स्ट है, लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड इश्यूज एंड कंसिडरेशंस। ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी स्टडी करते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। तो देखो, ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक ब्लू ग्रीन एल्गे में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन सबको स्टार्टिंग में साथ में डाल दिया गया था प्लांट्स में, बिकॉज तब इतना डाइवर्स नॉलेज हमें था नहीं, हमें इतना डीप नॉलेज नहीं था कि इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। बेसिक सेल स्ट्रक्चर के भी डिफरेंसेस हमें पता नहीं थे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, इनमें हमारा सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है प्लांट्स में, तो ये भी नॉलेज नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में नहीं ली गई थी।
द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो देखो क्या हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिया था कि जिसमें भी सेल वॉल है सबको एक इसमें डाल दो, तो सब में सेल वॉल इन सारी चीजों में है, तो इनको प्लांट्स में डाल दिया गया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में तो तुमने सेल वॉल वालों को डाल दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो डिफरेंस भी है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक जो हमारे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, लिटरली उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ पे प्लांट्स के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। It brought together prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic। तो ऐसे वही चीज जो मैंने 2 बार रिपीट की वही इन्होंने थर्ड टाइम बोली है। नेक्स्ट, it also grouped together unicellular organisms and multicellular ones, say for example Chlamydomonas और Spirogyra। इन दोनों को भी एक इसमें प्लेस कर दिया गया था एल्गे में। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोफिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स। तो लाइक इतना मेजर डिफरेंस है कि फंजाई खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इन दोनों को भी एक ग्रुप में डाल दिया गया था। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। फंजाई की वॉल हमारी काइटिन से बनी है, प्लांट्स की ग्रीन प्लांट्स की वॉल हमारी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera। सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, ये चीज बताई मैंने टेबल के टाइम, और सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हमने प्लेस कर दिए प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोलेरा अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे। देखो प्रोटिस्टा ने क्या क्या चीजें साथ में लाई है। क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा जिनको पहले प्लेस किया गया था एल्गे में विद इन प्लांट्स, both having cell wall, okay, with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom। तो देखो पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं थी, तो इनको एनिमल्स में प्लेस कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बेसिस पे इन चारों को एक साथ प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स which in earlier classification were placed in different kingdoms। This happened because criteria of classification changed। criteria change होते रहता है classification का। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships। तो हमारी अगर understanding improve होंगी तो criteria भी improve होगा। Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflects not only on morphological, physiological and reproductive similarities बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो इस पे भी लाइक फोकस करके हमने क्राइटेरिया बनाया है। नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम्स मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने बोला ये 3 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे चैप्टर्स में पुट कर दिए गए हैं। The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in 3 and 4 chapters। तो देखो सबसे पहले हमारा शुरू हो गया मोनेरा, इसमें है बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट्स, और मेनली देखो किंगडम मोनेरा इज इक्वल्स टू बैक्टीरिया, ऐसा अपने दिमाग में बैठा लो। तो वो भी रीड करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कहीं भी आपको बैक्टीरिया देखने मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans where very few other life forms can survive। जहाँ पे देखो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, बैक्टीरिया कर सकते हैं। पीछे से आवाज आ रही है चीजों की। हाँ, तो मैं ये बोली थी। और आर्की बैक्टीरिया वो वाला ग्रुप है जिसमें लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम और स्पिरलम। इसके फोटो है आई गेस। तो ये स्फेरिकल शेप्ड है, ये रॉड शेप्ड है, ये स्पाइरल शेप्ड है, और ये है कॉमा शेप्ड। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। हमें अभी लाइक जेनेटिक मटेरियल कवर्ड नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, तो हमें लगता है कि बहुत सिंपल इसका सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैंने बोला था अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना डाइवर्स है तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ पे देखना ऑब्वियस चीज है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक,
That is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophs और chemosynthetic autotrophs, दोनों टाइप के हो सकते हैं. The vast majority of bacteria are heterotrophs. Mainly heterotrophs here, they depend on other organisms or dead organic matter for food. Next, तो फर्स्ट ग्रुप इसका है बैक्टीरिया का. देखो, आर्की बैक्टीरिया. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles. ये वो वाले बैक्टीरिया जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं. तो इनको अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कौन सी चीज अलाउ करती है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए? वो है इनका स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर. बाकी बैक्टीरिया से इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं. हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मीथेनोजेंस. आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. तो यही बोला मैंने. Methanogens are present in gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for production of methane, मतलब biogas, from the dung of these animals. तो इनके जो इनका डंक होता है, गोबर, उससे मीथेन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेनोजेंस. देन है सेकेंड ग्रुप, यू बैक्टीरिया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. इफ मोटाइल फ्लैजुला होगा. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो देखो, इसमें photosynthetic autotrophs, इनके पास प्लांट के जैसे पिगमेंट्स है, इसलिए तो ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं. तो क्लोरोफिल ए है, राइट. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. इतने डाइवर्स टाइप के हो सकते हैं ये. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ. तो जिलेटिनियस शीथ होती है एक, जो सेल्स को टुगेदर रखती है, इनकी कॉलोनीज को साथ में रखती है, तो इनकी कॉलोनीज उससे कवर्ड होती है. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर. तो पॉल्यूटेड वाटर पे ग्रो हो जाएंगे, ऐसे दिखने लगेंगे ऊपर ऊपर. सम ऑफ these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनावेना. तो देखो, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनके पास एक स्पेशल सेल होता है, हेटेरोसिस्ट नाम है उसका. तो ये सेल प्रेजेंट होता है, जैसे नॉस्टॉक और एनावेना में प्रेजेंट होता है. इसका फोटो देखो, ये है हेटेरोसिस्ट, ये है म्यूसिलेजिनियस कवरिंग. फिर है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज. ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for their ATP production. तो मैंने यही बोला था, ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और रिलीज एनर्जी खुद के ATP प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria, अभी देखो, are most abundant in nature. तो ये जो वेले लोग हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है. द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं. डेड जो मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करना होता है ना, उसको फिर से उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उनको वापस से इस नेचर में डालने के लिए डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारी भी बॉडी और किसी की भी बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसको ये डिकम्पोजर्स पूरा डिकम्पोज कर देते हैं और फिर से वो मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाता है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. ये किस किस चीजों में हमें काम आता है? एक तो दही बनाने में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में काम आएंगे. एंटीबायोटिक्स तो वरदान है ह्यूमन स्पीशीज को, बिकॉज एंटीबायोटिक्स ने हमारी बहुत जगह हेल्प की है. वी कांट इवन इमेजिन अ वर्ल्ड टुडे विदाउट एंटीबायोटिक्स. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम ऑफ रूट्स. तो रूट्स के लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्स करने में भी ये काम आते हैं. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स. तो ये बुरे काम भी करते हैं ये बैक्टीरिया. ये डैमेज करते हैं, जैसे देखो, कॉलेरा, टाइफॉइड, टीटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस है सब. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. तो फिजन मतलब टूट जाना दो टुकड़ों में. तो ऐसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. अगर एक्सटर्नल कंडीशंस अच्छी नहीं रही, फेवरेबल नहीं रही उस बैक्टीरिया के लिए, तब वो क्या करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. वो स्पोर्स आगे जर्मिनेट करते हैं. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other.
तो ये आपकी एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दे नहीं रखा है। एक कॉन्सेप्ट होता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का, मैं आपको बताती हूँ। इस पे आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। क्या होता है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, मेन ये सपोज क्रोमोसोमल डीएनए, और यहाँ पे एक और बैक्टीरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन होगा। ओके, तो इसके पास भी अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, राइट। नाउ इनके पास है ना एक्स्ट्रा ये भी होता है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पता है आपको, अगर बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो प्लाज्मिड क्या होता है पता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोमल डीएनए, वो छोड़ के और भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये है हमारा प्लाज्मिड। ओके, ऐसे ही होते हैं प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए। अभी जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं F प्लस, और जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होता है इसको बोलते हैं F माइनस। मतलब देखो, इसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं F। तो ये F जो फर्टिलिटी फैक्टर है जिसके पास होगा उसको बोलते हैं F प्लस, और जिसके पास नहीं होता है उसको बोलते हैं F माइनस। अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक, क्या था यार वो वर्ड, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। इसके बीच में एक ये बनता है ब्रिज, कुछ तो बहुत अच्छा वर्ड था इसके लिए। तो ये जो ब्रिज बनता है, इसमें से ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसमें से एक स्ट्रैंड निकलेगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड निकलता है और वो इसके अंदर जाएगा, और अभी एक स्ट्रैंड निकल के बाजू। ओके, यहाँ से रफ कर देते हैं, ये आ गया इधर। फिर वो स्ट्रैंड इस बैक्टीरिया में आके सर्कल में जुट जाता है, और उसके बाद वो ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। तो इधर भी एक स्ट्रैंड है, इधर भी एक स्ट्रैंड है, बाद में दोनों बन जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड। इसने एक अपना स्ट्रैंड दिया तो इसके पास भी एक ही बचा था ना। फिर बाद में दोनों बन जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड, और बाद में ये ब्रिज टूट जाता है, और फिर अभी ये भी बन गया F प्लस। तो ऐसे इनका प्रोसेस चालू रहता है। अभी ये भी जाएगा और किसी और F माइनस को F प्लस बना देगा। देन तो इसको यही बोला है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही काइंड है ना, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। देन माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे कोई तो डायग्राम था। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। ओके, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये एनाएरोबिक होते हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस में आया है। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये एनाएरोबिक होते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन सेल्स, सॉरी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सॉरी। तो मैनी माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होते हैं, दूसरों में बीमारियां फैलाने के काम करते हैं ये। देन है और डिवाइडिंग बैक्टीरियम, ये उसी का डायग्राम था आई गेस। ऐसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आगे 5 ग्रुप्स है, वो पांचों स्टडी करने हैं। All single-celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. इनकी कोई boundaries defined नहीं है। मैंने बोला था this is like a dustbin, जो कहीं नहीं होता वो यहाँ पे होता है। What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another। तो इसमें जितने भी weird organisms है वो सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, जिनका लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या, तो उसे प्रोटिस्टा में डाल दो। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoa। इनके जो 5 टाइप है वो इस बुक में मेंशन्ड है हमारे। Members of protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with others dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protist cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। तो अभी यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें सारी चीजें सिस्टम प्रॉपर होता है, प्रोकैरियोटिक के जैसे लाइक हल्का सिस्टम नहीं होता है। Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually or sexually by process involving cell fusion, zygote formation। तो ये दोनों वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। नेक्स्ट इनका जो फर्स्ट है वो है क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गे, इसको डेस्माइट्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। प्लैंक्टन, तो ये लाइक पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं। अभी आपको ये भी बात याद रखनी है कि इन पांचों में से यहाँ से क्वेश्चन आता है। जहां भी मैं बस रीड कर रही हूँ वो लाइक नॉर्मल पार्ट है, वो बस रीड करके छोड़ो, लेकिन मैं जहां से भी क्वेश्चन आता है मैं आपको बोलती हूँ, बिकॉज मैंने अराउंड 150 मॉक्स दी है, और सारे नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सारे दिए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है मैंने, तो इसलिए मुझे पता है कि मेनली क्वेश्चंस आते कहाँ से है।
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो क्राइजोफाइटा, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक वाले पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफिटिक है, तो ये इसमें अलग सी चीज है और इस पे ही क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ध्यान से याद रखना है। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together in a soap box. तो देखो, in a shape of soap box. तो soap box के जैसे दो सिलिका के shells ऐसे एक दूसरे के साथ टाइट फिट हो जाते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है ये बहुत ज्यादा इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तो इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये याद रखना। Thus, diatoms have left behind large amount of cell deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो इनके जहाँ डिपोजिशंस हो जाते हैं ना, तो बहुत एक टाइम के बाद वो डिपोजिशंस क्यूमुलेटिवली ज्यादा दिखेंगे ऑब्वियसली, तो उसको बोलते हैं diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used for in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in the ocean. तो लाइक ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ओशंस में। डायनोफ्लैगेलेट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। देखो ये भी फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। एक तो इनके आउटर सरफेस पे सेल्यूलोज की प्लेट्स बनी होती है और इनमें दो फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्जिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि एक फ्लैजेला ऐसे निकला हुआ है और दूसरा फ्लैजेला ये स्ट्रक्चर के बीच में ऐसी एक वॉल होती है दबी हुई। फरो मतलब जगह, ऐसे कोई तो भी दो चीजों के बीच में वाली जगह, तो उस फरो में दूसरा वाला फ्लैजेला होता है। इसका फोटो नहीं है, आपके एनसीईआरटी में आप देखना तो आपको पता चल जाएगा। एक फ्लैजेला ऐसे आड़ा लगा हुआ होता है और एक लॉन्जिट्यूडनल में। Very often, red dinoflagellates, example goniolacs, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. तो सी को ही ये रेड हो जाती है सी, तो इसको बोलते हैं रेड टाइड्स। और ये रेड टाइड्स की वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो अदर मरीन एनिमल्स को, फिशेस को किल करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए वाटर में ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमें। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती बट पेलिकल लेयर होती है प्रोटीन की, और इस पे क्वेश्चन भी आया था, तो ये याद रखना। तो ये लेयर उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोफ्स। तो एक तो ये ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ दोनों है। अगर सनलाइट रही तो अच्छी बात, ये अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन अगर सनलाइट नहीं रही तो ये हेटेरोट्रोफ्स बन जाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स पे फीड करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स, एग्जांपल यूग्लेना। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं बिकॉज इनके पास पिगमेंट्स है। देन है स्लाइम मोल्ड्स, ये होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये ऐसे ना ऐसे मूव करते रहता है लीव्स में, जहाँ पे भी डेड मैटर है तो वहां पे ये मूव करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। तो लाइक प्लांट्स पे ये ऐसे ग्रो करते हैं, छोटे 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 बहुत सारे मिलके लाइक एग्रीगेशन बनाते हैं और ये ऊपर तक ग्रो करते हैं। तो आपको बहुत सारे प्लांट्स पे ये देखने में भी आपके एरिया में हो तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ ये देखने मिलते हैं कि लाइक ऊपर से आपको एक क्लियरली लेयर दिखने मिल जाएंगी प्लाज्मोडियम की, जब ये क्यूमुलेटिवली बहुत सारा एक साथ दिखता है तब। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, स्पोर्स बनाएंगे जो बाद में आगे जाके जर्मिनेट कर जाएंगे। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। ये वाला लेसन है ना, डायरेक्ट लाइन टू लाइन डाल देगी और आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये चीजें पूछी जाती है, तो ये याद रखना। Then they are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. Next, last group है protozoa. All protozoa are heterotrophs and live as predators or parasites. ये तो पक्के heterotrophs ही है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। पहले तीन क्या थे? क्राइसोफाइट्स, ऑटोट्रोफ, फोटोसिंथेटिक।
डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रोफ फोटोसिंथेटिक। यूग्लेनॉइड्स फेवरेबल मतलब लाइक सनराइट रहा तो ऑटोट्रोफ, नहीं रहा तो हेटरोट्रोफ। स्लाइम मोल्ड्स कंपल्सरीली सैप्रोफिटिक और प्रोटोजोआ कंपल्सरीली हेटरोट्रोफ्स। तो ये दूसरों पे ही डिपेंड करते हैं, प्रेडेटर्स होंगे या फिर पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, देखो इसमें भी 4 है। Amoeboid protozoa, flagellated, ciliated, and sporozoa. These organisms live in fresh water, sea water, or moist soil. They move and capture their prey by putting pseudopodia, false feet, as in amoeba. तो देखो होता क्या है, सपोज यहाँ पे कोई फूड मटेरियल पड़ा है और ये है अमीबा। अभी अमीबा को ये फूड मटेरियल खाना है, तो फॉल्स फीड क्या होता है, अमीबा अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है कि अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को वो ऐसे बना लेता है कि इस फूड को इनगल्फ कर लेगा वो, और फिर एक पॉइंट के बाद ये ऐसा हो जाएगा, समझा। तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीड। देन मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। फ्लैजेलेटेड में द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजेला, इसीलिए फ्लैजेलेटेड है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल है इसका ट्राइपेनोसोमा, तो ये आप याद रखो, इस पे क्वेश्चन आया था। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज diseases such as sleeping sickness, trypanosoma. Then these are aquatic. Ciliated protozoa होते हैं aquatic, actively moving organisms because of presence of thousands of cilia. तो इनके आजू-बाजू cilia मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, flagella और cilia आपको पता होगा आई गेस। ये सपोज इसमें फ्लैजेला है तो ये ऐसा 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 टेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और सीलिया ऐसे छोटे छोटे हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ये फ्लैजेला और सीलिया मूव करने में काम आते हैं ऑर्गेनिजम्स को। देन दे हैव कैविटी, गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। देखो गलेट ऐसी कैविटी होती है इनमें, तो और द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीड इनटू गलेट। तो गलेट कैविटी में फूड भेजने के लिए ये सीलिया काम आते हैं, तो ये सीलिया ऐसे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो ये फूड को डायरेक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में गलेट कैविटी के। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ। एक स्पोर स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस होती है, इसका एग्जाम्पल मलेरिया है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, राइट, मलेरियल पैरासाइट। तो इसने लाइक नाक में दम कर रखा है ह्यूमंस के, बिकॉज मलेरिया ने हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज a staggering effect on human population. Next है kingdom fungi. The fungi constitute unique kingdom of heterotrophic organisms. सारे ही heterotrophic है इधर. They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread or rotten fruits. हाँ देखने मिलता है fungi बहुत ज्यादा बार, bread पे भी जो उग जाता है रोटी पे, तो वो fungi होता है। The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungi. पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, वो सब चीजें। सम यूनिसेल्युलर फंजाई दैट इज ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई, देखो यूनिसेल्युलर फंजाई का एग्जांपल याद रखना है ईस्ट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा यूनिसेल्युलर फंजाई है, और आपके पूरे सिलेबस में एक ही है ईस्ट। अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया इज ए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये व्हीट रस्ट कॉज करता है, और इसके बारे में शायद आपको स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट उस लेसन में भी दिया है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हर जगह देखने मिल जाएंगे। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहां भी मॉइस्चर है, जहां भी डैम्प ह्यूमिडिटी है, वहां पे ये ग्रो करते हैं। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? Obviously to prevent in fungi or bacteria से. Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. तो देखो फंजाई में ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइफे। हाइफे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ऐसे देखो। ओके, अभी ये मैंने बहुत ही गंदा ड्रॉ किया है, जो कुछ भी ड्रॉ किया है, बट
देखो आप इमेजिन करने का ट्राई करो। यहाँ पे क्या होता है, हाइफे ना दो टाइप की हो सकती है, एक तो सेप्टेट और दूसरी ए सेप्टेट। सेप्टा का मीनिंग होता है वॉल। अभी सेप्टेट जो होंगे उसमें वॉल्स होंगी, तो इसमें ऐसी वॉल्स है। ओके, ये हैंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें वॉल्स है। तो इनमें ये जो वॉल्स ऐसे डिवाइड करती है, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये इन सबके न्यूक्लियस है। ओके, तो ये वाली हो गई सेप्टेट कंडीशन। ये तो भी थोड़ा बहुत लग रहा है हाइफे जैसा। तो हाँ, और अभी ए सेप्टेट कंडीशन देखो। ए सेप्टेट में वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो न्यूक्लियस है इनके वो सारे एक साथ आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं सिंशियम। सिंशियम, और इसको कोइनोसाइटिक हाइफे भी बोलते हैं, कोइनोसाइटिक माइसेलियम। ये हाइफे का जो असो ये हाइफे जैसे प्रेजेंट होती है उस चीज को ही माइसेलियम बोला जाता है। तो ये हो गया सेप्टेट, और ये ए सेप्टेट। ब्रांच भी होते हैं बहुत सारे, लाइक ब्रांच होते हैं, एक में से दूसरा ब्रांचेस निकल रहे हैं, और बहुत सारे अनब्रांच्ड होते हैं। अभी आपको चारों जो किंगडम फंजाई के अंदर जो चार और ग्रुप्स है, चारों ग्रुप्स में कैसा हाइफे है ये याद रखना है, बिकॉज हाइफे पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेंटेंस बेस्ड या ऐसे क्वेश्चंस में पूछेंगे, तो आपको ये याद रखना है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। इस पूरे नेटवर्क को माइसेलियम बोला जाता है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ए सेप्टेट की बात कर रहा है वो, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म है और बहुत सारी न्यूक्लिया एक साथ प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे, कोइनोसाइटिक। Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. तो ये मतलब यहाँ पे तो ए सेपरेट की बात की उन्होंने। Most fungi are heterotrophs. Wait. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Meaning बोला था मैंने पहले ही. Those that depend on living plants and animals are called parasites. They can also live as symbionts. अभी ये important topic है। सिम्बायोन्ट्स मतलब किसी के साथ तो भी एसोसिएशन में रहना। जैसे अगर इनका एसोसिएशन एल्गे के साथ है तो उसको बोलेंगे लाइकेंस, और इनका एसोसिएशन माइकोराइजा सॉरी रूट्स के साथ है तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा। उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा और लाइकेंस। म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, तो लाइक एल्गे और फंजाई में म्यूचुअल बॉन्ड है कि तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा बदले में, एंड दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। इन तीनों में से होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना और वो टुकड़े अपने आप पूरा ऑर्गेनिज्म बना देना। फिजन मतलब दो इसमें डिवाइड करना, और बडिंग मतलब बर्ड फॉर्म होना। पहले तो वो बर्ड मेन बॉडी पे रहता है और बाद में वो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनेडिया, और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ये स्पोर्स के टाइप्स है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores एंड basidiospores, ये भी स्पोर्स है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अभी देखो, ये सेक्सुअल साइकिल अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं, प्लाज्मोगेमी मतलब दो सेल्स का मिलना। प्लाज्मोगेमी उनका मेन जो मटेरियल है वो मिल जाना। कैरियोगेमी मतलब दो उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाना, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और मियोसिस इन जाइगोट मतलब अभी इन सबका फ्यूजन हुआ तो बना क्या, जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस होना और हैप्लॉइड स्पोर्स बनना। ओके, अभी देखो क्या होता है, जाइगोट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके पास अपने अपने न्यूक्लियस है। अभी इन्होंने फ्यूज किया तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, पहले दो न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया क्योंकि प्लाज्मोगैमी हो गई है लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई। समझ रहे हो, प्लाज्मोगैमी मतलब इनका साइटोप्लाज्म मिल गया लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई, न्यूक्लियस अभी तक मिले नहीं है। तो इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। अभी ये जो डाइकैरियन स्टेज है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए होती है फंजाई में मेनली, लेकिन मतलब बहुत कम ही टाइम के लिए होती है। ये फटैक से न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जिसमें ये स्टेज ज्यादा टाइम के लिए होती है, डाइकैरियन स्टेज,
वो आते हैं, वो कौन से ग्रुप्स में आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो वो आते हैं एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बैसिडियोमाइसीट्स। और चार टाइप के हैं, चार टाइप के फंजाई है, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बैसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। उसमें के ये जो दो है एस्को और बैसिडियो, इनमें हमें डाइकैरियन स्टेज देखने मिलेंगी। और ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। देन when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। तो जो hyphae होता है वो वैसे fuse करता है, यही यही बताया मैंने। ओके ये ऐसे fuse करेगा। In some fungi the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell, मतलब immediately ऐसे बन जाना, जैसे मैंने आपको बताया ये है हमारा सेल। इन दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, ये जो ये वाले थे ना, यहाँ पे जो जुड़े नहीं थे, कैरियोगेमी नहीं हुई थी, वो कैरियोगेमी हो गई, तो अभी ये डिप्लॉयड बन गया क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिल गया है। अब हमारे पास लाइक दो ग्रुप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, तो ये डिप्लॉयड बन गया। अभी इसमें मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे, राइट। लेकिन however in other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage N+N, इसको dikaryotic stage बोलते हैं, ये वाली, that is 2 nuclei per cell occurs, such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and cells become diploid, बाद में वो ऐसे diploid बन ही जाता है eventually. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores, तो बाद में इसमें meiosis हो जाएगा। reduction division मतलब ही meiosis, right? The morphology of mycelium, mode of formation, fruiting bodies form the basis of division of kingdom into various classes। तो देखो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने? माइसेलियम के बेसिस पे, किंग का माइसेलियम कैसा है, ब्रांच्ड है, सेप्टेड है, ए सेप्टेड है, उसके बेसिस पे। देन है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बनती है, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज, तो वो आपको आगे देखने मिलेगा होता क्या है तीनों। सबसे पहला ग्रुप है हमारा फाइकोमाइसीट्स। Members of phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places और as obligate parasites on plants। देखो ये obligate वर्ड का मीनिंग आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन एक बार आया था और मैं गलत करके आई थी, वहां पे ऐसे कुछ सेंटेंस था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब वायरसेस कंपल्सरीली पैरासाइट्स नहीं, और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब कंपल्सरीली पैरासाइट्स, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, मतलब इनके माइसेलियम में कोई सेप्टा, कोई वॉल्स नहीं होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और बाय ए प्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenously produced in sporangium। अभी आपको स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजियम एक बॉडी होती है थैली जैसी, उसमें प्रोड्यूस होंगी। A zygospore is formed by fusion of two gametes, दो gametes के फ्यूजन से zygospore बन जाएगा। These gametes are similar in morphology, isogamous। अगर सिमिलर नहीं रहे gametes, अगर सिमिलर नहीं रहे तो anisogamous और oogamous। Some common examples are mucor। examples बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सब कुछ भूल जाओ चैप्टर में, लेकिन एग्जाम्पल्स याद रखना, बिकॉज और एग्जाम्पल्स कभी भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई बाहर के एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं तो वो ही एग्जाम्पल्स होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए वाले हैं, नए एग्जाम्पल्स नहीं लाते हैं, तो आपको ये लर्न करना चाहिए। म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट है एस्कोमाइसीट्स, कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं ये, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेल्युलर ईस्ट। तो ईस्ट किस में आता है हमारा, एस्कोमाइसीट्स में। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कैप्रोफिलस मतलब डंग पे ग्रो करने वाले। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अभी देखो फाइकोमाइसीट्स में ए सेप्टेट था, इसमें अभी अब से आगे सब में ब्रांच्ड और सेप्टेट ही है। The asexual spores are conidia produced exogenously on special mycelium called conidiophores। तो ये देखो ये कॉनिडिया जो है ना वो बाहर प्रोड्यूस होता है। आपको पेनिसिलियम के कॉनिडिया का स्ट्रक्चर कोई तो भी कहीं तो दे रखा है, मुझे याद नहीं अभी, शायद वो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है 12th में, वहां पे फोटो दे रखी है। तो ऐसे बाहर स्पोर्स ग्रो होते हैं एक्सोजीनियसली, मतलब
बाहर बाहर बॉडी के, और अंदर एंडोजीनियसली मतलब स्पोर्स अंदर ग्रो होना बॉडी के अंदर। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, कॉनिडिया स्पोर्स है जिनका जर्मिनेशन होने के बाद फिर से वो माइसेलियम बनाएंगे और साइकिल चालू है उनकी। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई, मतलब एस्काई मतलब ऐसी थैलियां होती है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और ये सेक्सुअल स्पोर्स है। तो याद रखना जो पहले हमने देखे कॉनिडिया वो ए सेक्सुअल स्पोर्स थे, अभी जो ये स्पोर्स है एस्कोस्पोर्स ये सेक्सुअल स्पोर्स है, ये प्रोड्यूस होंगे सैक एस्काई में। एंड दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अभी ये ऐसे बहुत सारे एस्काई है, ये जो वे में अरेंज्ड है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स, ये फ्रूटिंग बॉडीज है सारी। सम एग्जांपल्स आर एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इस पे क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना। देन many members like morels and truffles are edible and considered delicacies, तो ये लाइक खाए भी जाते हैं। देन है Basidiomycetes, commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi और puffballs, तो ये mushroom and all इनके common forms है। They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites. Parasites है ये rusts and smuts, तो ये बीमारियां भी cause करते हैं plants को। The mycelium is branched and septate. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. तो asexual spores तो हमें देखने मिलेंगे नहीं, लेकिन fragmentation बहुत ज्यादा common बात है इनमें। The sex organ are absent. अभी ये बहुत important point हो गया। The sex organs are absent. ये question पूछा जाता है कि कौन से वाले ग्रुप में sex organs नहीं है, तो आपको क्या करेंगे पता है, examples डाल देंगे और examples में पूछेंगे कि किसके पास sex organs नहीं है, किसके पास aseptate है, branched है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, तो वैसे ही दो सेल्स का इसमें फ्यूजन होगा, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो वही चीज है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बैसिडियम, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। तो देखो होता क्या है, हमारे सेल्स का फ्यूजन हुआ, उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, अभी ये जो हमारा क्या बोलते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है, ये आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं बैसिडियम। बैसिडियम एक स्ट्रक्चर है, ओके। बैसिडियम के अंदर अभी होएगा मियोसिस, 4 बैसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, ये डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड में अगर आप मियोसिस कराओगे तो 4 हैप्लॉयड ये बनेंगे स्पोर्स, तो 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बैसिडियोस्पोर्स। The basidiospores are exogenously produced on basidium, जो basidium है हमारा एक स्ट्रक्चर है basidium, उसके बाहर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps। अभी ये जितने भी basidiums है हमारे, मतलब जितने भी हमारे दो सेल्स के मिलके स्ट्रक्चर बने हैं डिप्लॉयड, उनको बैसिडियम बोलते हैं। और ये बैसिडियम एक साथ जैसे अरेंज है, बहुत सारे बैसिडियम, उसको बोलते हैं बैसिडियोकार्प, उस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को जहाँ पे बहुत सारे बैसिडियम है। Some common examples are Agaricus mushroom, Eustelago smut and Puccinia rust fungus. Then last है हमारा Deuteromycetes. इनको बोला जाता है imperfect fungi because only asexual vegetative phases of these fungi are known. तो अभी सबसे पहले सुन लो, रीड करने के पहले तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्या होता है Deuteromycetes में हमें सेक्सुअल फेजेस पता ही नहीं है कि ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका बस हमें एसेक्सुअल फेज पता है कि ये सेक्सुअली ऐसे 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 रिप्रोडक्शन होगा। और जब इनका सेक्सुअल फेज हमें पता चलता है कि अच्छा ओके ऐसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो इनको ड्यूटेरोमाइसीट्स के ग्रुप से निकाल के एस्कोमाइसीट्स या फिर बैसिडियोमाइसीट्स में डाल दिया जाता है, तो इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला है। तो ये यहाँ पे पूरा चीज होगा। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes that rightly belong to, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से वो मैच करेंगे ज्यादा, उस क्लास में डाल दिया जाएगा। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class। तो देखो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 स्टेज हो सकता है ना, यहाँ पे इनका जो एसेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर को उन्होंने ड्यूटेरोमाइसीट्स में ही रखा है, लेकिन इस ही ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है या फिर सेक्सुअल स्टेज है उनकी, उसको उन्होंने एस्कोमाइसीट्स या फिर बैसिडियोमाइसीट्स में डाल दिया हो।
तो ऐसा भी हो सकता है, वही बोला है यहाँ पे। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड, जब हमें रियलाइजेशन होता है, जब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे है, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। वंस परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीट्स और बैसिडियोमाइसीट्स, तो उन ग्रुप में डाल दिया जाता है। द ड्यूटेरोमाइसीट्स reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is separate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिनरल साइकिलिंग में ये काम आते हैं। Decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Coleotrichum और Trichoderma. ये तीन इसके examples है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, प्लांट किंगडम में डिटेल में सब कुछ दे रखा है। ये रीड भी करूँ या नहीं मैं? Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous. Insectivorous plants भी होते हैं जैसे ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप इसका एग्जाम्पल है। आप वीनस फ्लाईट्रैप सर्च करना, तो एक पर्पल कलर का प्लांट होता है ऐसे, और उसके अंदर सेंसेस लगे हुए होते हैं, तो कोई भी इंसेक्ट उस पर आके बैठेगा तो वो ऐसे बंद हो जाता है एंड वो ऐसे ऐसे चबाने लगता है उस इंसेक्ट को। तो ये हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कस्केटा इज अ पैरासाइट, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड होता है। तो सारी ही प्लांटे में ऑटोट्रोफिक नहीं है, ये ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है। द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हमने टेबल में ही देखा। फिर इसमें भी आगे किंगडम, मतलब ये भी डिवाइडेड है आगे, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये पांचों हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। अभी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपको पूरा डिटेल में प्लांट किंगडम में पढ़ने मिलेगा, जिसका नाम है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप एकदम ध्यान से पढ़ना, और लगे तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी, कमेंट सेक्शन में डालो। किंगडम एनिमेलिया, इधर इसके भी बारे में कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है, वही पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। होलोजोइक मतलब बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड का इंजेक्शन करना, बोला था मैंने आपको टेबल के टाइम। अभी ये लास्ट पार्ट है लेसन का, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। तो सबसे पहले तो RH विटाकर ने इनको कोई भाव नहीं दिया, इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाला ही नहीं है, तो इनको लाइक हमने ऑर्गेनिजम्स बोल के कंसिडर ही नहीं किया। तो ये, लेकिन एनटीए ने इनको भाव दिया है, एनटीए ने इनको कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया। तो हर एक पेपर में यार लिटरली इतने PYQs है ये वाले सेक्शन से। अभी अभी वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस ये शुरू नहीं हो रहा है, अभी PYQs शुरू हो रहे हैं। तो अभी यहाँ से हर एक चीज ध्यान से सुनो। देखो, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids, prions. These are briefly introduced here. तो देखो, lichens मतलब associations होते हैं, मैंने आपको बताया कि फंजाई और algae के बीच में का association, लेकिन RH विटाकर ने इनको कंसिडर नहीं किया, इनको वहां पे कोई भी जगह नहीं मिली, तो अभी ये यहाँ पे है। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition। अभी देखो, वायरसेस होता क्या है, वायरस के पास कोई सेल नहीं है, इट्स नॉट इवन सेल, इसीलिए इनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है, नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं किया जाता है। ये होते हैं पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कंपल्सरीली पैरासाइट्स। अगर ये किसी होस्ट के इसके बाहर है बॉडी के, तो ये जिंदा ही नहीं है। अगर ये होस्ट की बॉडी में चली जाए तो फिर ये एक्टिविटी शो करता है, ये दूसरों की बॉडी पे, दूसरों के बॉडीज के अंदर ही एक्टिविटी शो करता है, इसलिए इनको बोला गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, कंपल्सरी पैरासाइट्स। और ये PYQ है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। यस, ट्रू। वायरसेस क्या होते हैं मेनली, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इनके पास क्या होगा, ऐसा कवर होगा, ये पूरा प्रोटीन का कवर बना है और अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। ऐसा तो नहीं होता है डेफिनेटली, इतना गंदा नहीं होता है, बट हाँ ऐसे ही कुछ। तो प्रोटीन का बाहर से कवर होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोला है। इनके पास कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर कुछ भी नहीं है इनके पास। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, सच में जिंदा भी है या नहीं पता नहीं है,
इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, हमने लिविंग का डेफिनेशन ये वो बना के रखा है, आपने सेल थ्योरी भी पढ़ी होगी, जो सबसे छोटी यूनिट है जो खुद जिंदा है। लेकिन ये तो खुद जिंदा है ही नहीं ना, इनको दूसरों की हेल्प लगती है जिंदा रहने के लिए, तो फिर इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया गया है। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट मतलब ये इनर्ट मतलब बॉडी के बाहर जिंदा नहीं है, लेकिन एक बार होस्ट में आ गए तो ही ये जिंदा है, इसलिए इनको इनर्ट बोला है, रिएक्टिव नहीं होता ये। आउटसाइड द लिविंग सेल, once they infect the cell they take over the machinery of host to, क्या दिया है यहाँ पे, टू रेप्लीकेट होगा, वो रेप्लीकेट ही है, टू रेप्लीकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। तो ये क्या करते हैं, एक बार ये होस्ट की बॉडी में चले गए तो ये खुद को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, होस्ट को ही मार देते हैं, राइट। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अभी ये हमसे कैसा क्वेश्चन है, आपको जो बोलना है वो बोलो। वायरस मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड, तो इसको पॉइजनस फ्लूइड बोला गया है। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज किया इन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो मोजेक डिजीज कौन कॉज कर रहा है, इनको पता नहीं था कि वो वायरसेस है, लेकिन हाँ इन्होंने तब ऑब्जर्व किया था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो बैक्टीरिया से छोटे हैं ये भी पता चल गया। MW बेजरनिक ने, अभी ये सारे क्वेश्चन है ओके, ये सारे PYQ है, तो जो भी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ वो हर एक चीज PYQ है, सब पूछा गया है यहाँ से। MW बेजरनिक 1989 में, सॉरी 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स नेम्ड न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल्ड द फ्लूइड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट से फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, क्योंकि वो दूसरों को भी डिजीज कॉज कर रहा था। कंटेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। WM स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरसेस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो मेनली वो प्रोटीन्स के ही होते हैं, क्योंकि मैंने बताया वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे बाहर आपको यूनिट्स देखने मिलेंगी छोटी छोटी, इन यूनिट्स को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इन यूनिट्स को, कैप्सोमर्स बोलते हैं। और इस पूरी जो चीज है इसको बोलेंगे कैप्सिड, और अंदर इनके ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ओके, ये है कैप्सोमर्स, और इस लाइक पूरे इसको बोलते हैं कैप्सिड। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये तो लाइन ऐसे लिख के रख लो कहीं, तो अगर आपको मीनिंग समझा है तो ये लाइन आपको अंडरस्टैंड ऑब्वियसली हो ही गई होंगी। In addition to proteins, viruses also contains genetic material that could be either RNA और DNA, दोनों हो सकते हैं genetic material. No virus contains both RNA and DNA. अभी ये भी बहुत स्मार्ट है एनटीए, वो इतने अच्छे से क्वेश्चंस डालते हैं ना कि लाइक ये उन्होंने सेंटेंस डाल दिया था, और NCERT में दिया हुआ क्लियरली स्टेटमेंट जिसको सब इग्नोर करके जाते हैं उसको हम नहीं करेंगे, तो वो वैसे सेंटेंसेस डाल देते हैं और फिर सबको लगता है कि ये कहाँ दिया है, ये कहाँ बोला गया है। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA, किसी में भी दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी। और वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटेरियल ही उनका इन्फेक्शियस होता है, वो इधर उधर देते रहते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल और उसको फिर होस्ट में ग्रो करा लेते हैं, तो प्रोटीन कवर बाहर ही रह जाता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही दूसरे बॉडी में डालते हैं वो। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals either have single or double-stranded RNA और double-stranded DNA. तो जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सब कुछ है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो ये ऐसे वायरसेस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। तो ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये होता क्या है कि ये बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल डालेंगे और वही अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करा लेते हैं और फिर फ्री हो जाते हैं और फिर वापस से दूसरे बैक्टीरिया को जाके अफेक्ट करेंगे। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, मैंने बताया आपको, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, influenza.
एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, ये तो सबसे खतरनाक डिजीज है, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में समझेगा। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। तो ये सारे plants में जो वायरल डिजीजेस होते हैं तो ये सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। फिर ये है लास्ट पार्ट, वायरॉइड्स। अभी वायरॉइड्स क्या होता है, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि वायरॉइड्स वायरसेस का बच्चा है, ऐसा कुछ होता नहीं है बट आप इमेजिन कर लो बिकॉज वायरॉइड में सारी चीजें वैसी है। सबसे पहले तो इनको 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, जो कि है PYQ, तो याद रखो। देन डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। अगर वायरसेस का बच्चा होगा तो छोटा ही होगा, राइट? तो ये ऐसे कनेक्शन बनाओगे तो याद रहेगा, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो वायरसेस से छोटा है वायरॉइड, एंड कॉस्ट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बच्चों को पोटैटोज बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी थे और मुझे है भी स्टिल, तो इसलिए ऐसे आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स कॉज करता है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट वॉज फाउंड इन वायरसेस। तो वायरसेस में जो कोट होता है प्रोटीन का बाहर से, इनमें कोई कोट नहीं होता, ये बस फ्री RNA घूम रहे हैं ऐसे ही, हेंस नेम वायरॉइड। द RNA ऑफ वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी मॉलिक्यूलर वेट वायरसेस के कंपैरिजन में तो लो ही होगा बिकॉज छोटे हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। Prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड था ही नहीं, प्रायॉन्स में एबिनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, इनका साइज वायरसेस के जैसा ही होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स आर बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, और कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज बोला जाता है इनको इन कैटल्स, एंड एनालॉगस वेरिएंट, मतलब ह्यूमंस में जो वेरिएंट है इसका, इसको बोलते हैं CR जैकब डिजीज, और ये सब कुछ PYQ है। मैं इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये है सच में, तो आप याद रखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर यही पार्ट आपने बहुत ध्यान से कर लिया तो। लाइकेंस, लाइकेंस आर symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi। तो लाइकेंस लाइक मैंने बोला आपको कि सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशंस, कि मैं आपको ये चीज दूंगा, आप मुझे ये चीज दो बदले में। तो जैसे इनका ऐसा है, फंजाई और एल्गे का, इनका ऐसा एसोसिएशन होता है जैसे पहले के जमाने में हस्बैंड वाइफ का कैसे होता था कि वाइफ यूज टू मेक फूड एंड ऑल, एंड हस्बैंड यूज टू प्रोवाइड थिंग्स टू मेक फूड एंड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें हस्बैंड करता था और वाइफ यूज टू मेक फूड, और वो खाना एंड ऑल बनाती थी सबके लिए। तो वैसा चीज है इधर, जो एल्गे वाला कंपोनेंट है, एल्गे ऑटोट्रोफिक है, वो खुद से खाना बना सकती है, लेकिन एल्गे को भी जो भी हेल्प चाहिए वो फंजाई प्रोवाइड करता है, जो भी उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स बाहर से, तो वो प्रोवाइड करेगा एल्गे को, और एल्गे बदले में फंजाई को खाना प्रोवाइड करती है। तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायंट, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner। तो वो लाइक वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट सब कुछ लाके एल्गे को देगा। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। तो इतना क्लोज इनका एसोसिएशन होता है। Lichens are very good pollution indicators, they do not grow in polluted areas। तो लेसन का एंड भी इन्होंने एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट देके किया है, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। यही सेम चीज आपको 12th की बुक में इवोल्यूशन में भी बोली गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूछा जाता है कि क्यों ये पॉल्यूटेड एरियाज में, क्यों ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, बिकॉज ये ग्रो नहीं करते हैं पॉल्यूटेड एरियाज में। सो ये लास्ट टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, ये है, देखो ये कैप्सिड, ये छोटे छोटे यूनिट्स, और ये है RNA, और ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, हेड, कॉलर एंड शीट, और ये टेल फाइबर्स। हो गया ये लेसन। NCERT एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जहां से भी मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो एक बार रिवाइज करना, एंड देन यू गुड टू गो। थैंक यू।
I will be posting all lectures on this channel, so stay tuned. Bye bye.